अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका इलाका। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, जेडीयू के वरिष्ठ नेता एहतसाम अंजुम साहब, जो किसी पहचान का मोहताज नहीं, जो अपने बेबागी बयानों से हमेशा जो सुर्खियों में बंदे रहते हैं। आइए मिलते हैं, उसी से बात करते हैं बहादुरगंज विधानसभा चुनाव को लेकर के। आइए बात करते हैं। स्वागत है सर मेरे चैनल में। आपका इलाका यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे घर पर आए हैं। अच्छा, आप जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे या कोई पार्टी, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? जनता का सवाल है, जनता जानने के लिए परेशान है। मैं जनता दल यू का उम्मीदवार हूँ जी और मैं लगातार 2010 से जी जनता दल यू में ही हूँ, इसलिए मेरा दूसरा पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम जेडीयू के उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं और पार्टी अगर मौका देती है तो निश्चित जनता दल यू से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, आप हमेशा नदी के विपरीत दिशा में बहते हैं, क्योंकि जिस इलाके से हम लोग बिलोंग करते हैं वहाँ जेडीयू और एनडीए को जो है अलग नजरिए से देखा जाता है। बस इसी नजरिए को बदलना है मुकद्दस साहब। हम लोग मैं तो कहता हूँ आपने सही सवाल किया कि आप हवा के विपरीत चलते हैं। ये सवाल बिल्कुल जायज भी है और मैं भी हवा के विपरीत चलता हूँ और इलाके के लोग भी हवा के विपरीत चलते हैं। लगातार 20 साल से यहाँ के लोग एनडीए और जेडीयू को हराने के लिए सोचते हैं। हमारे इलाके में तो फायदा हो जाता है, कुछ सीट हम जीत जाते हैं, लेकिन स्टेट में गवर्नमेंट फिर एनडीए की बनती है। नीतीश कुमार के ही देखरेख में बिहार 20 साल से चल रहा है और उसका कहीं ना कहीं हमारे इलाके को खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि जो लोग सरकार में रह करके जितना काम कर सकते हैं, विपक्ष में रह करके शायद उतना काम नहीं कर पाते हैं। तो मैं तो अगर जदयू में रह करके मेहनत कर रहा हूं, आपने कहा कि हवा के विपरीत चल रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये मकसद सिर्फ अपने इलाके के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए है कि अगर सरकार का हिस्सा बने और जनता ने मौका दिया और नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के लिए काम किया है 20 साल में, वो सिर्फ सबके लिए। नीतीश जी का कहना है न्याय के साथ विकास, इंसाफ के साथ तरक्की, जस्टिस फॉर डेवलपमेंट। तो ये लगातार काम कर रहे हैं। वो मुसलमानों के लिए खास तौर से आप देख लीजिए, वो चाहे कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, मदरसे की शिक्षकों की तनख्वाह हो, मदरसे का भवन का काम हो, आप अभी डेरामारी में अल्पसंख्यक माइनॉरिटी रेसिडेंटल स्कूल देख लीजिए। सर, आप कहा कि कब्रिस्तान का घेराबंदी है और यहाँ वक्फ बिल को लेकर के सीमांचल क्षेत्र के लोग जो है काफी घमासान मचाया। वक्फ बिल पर भी आपने सवाल पूछ लिया, अच्छा किया। वक्फ बिल पर जो वक्फ बिल आया है अमेंडमेंट, वक्फ अमेंडमेंट, तो उसमें सभी बिंदु सही है। उसमें एक दो बिंदु पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने, ये आप अपने हिसाब से कह रहे हैं या फिर पार्टी में है? बता दो, पार्टी के हिसाब से नहीं। एक दो चीज उसमें जो गलत है कि हमारी कमेटी में हमारे गैर मुस्लिम भाई का होना, कि मंदिर का कमेटी में जब आप हमको नहीं रखिएगा तो हमारी कमेटी में आप क्यों रहिएगा। इस पर आदरणीय मुख्यमंत्री ने भी एतराज किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर एतराज किया है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारा नेता जो भी कदम उठाता है वो सही है। दूसरी बात, वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए वही लोग हल्ला करते हैं जो लोग उस प्रॉपर्टी को दबा करके बैठे हुए हैं। आपके जैसे लोग और हमारे जैसे लोगों के पास वक्फ की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बहुत लोग जो भी हल्ला इस मामला को बना रहा था, आप देखे होंगे जी, बहुत आंदोलन हुआ, बहुत आंदोलन हुआ जी। और आंदोलन का नतीजा ये हुआ कि एक हमारे जदयू के कद्दावर नेता थे मास्टर मुजाहिद साहब, वो छोड़ करके दबाव में आकर के कहीं ना कहीं चले गए। हालांकि उसके जाने से पार्टी को तो नुकसान हुआ ही, लेकिन यहाँ के लोगों को उससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ। अब अभी पिछले दिनों यहाँ से जदयू लोकसभा का चुनाव लड़ी थी जी, हम दूसरे नंबर पर रहे, लगभग हम 50,000 वोट से चुनाव हार गए। एक नेता 5 साल में कितना संपत्ति बनाएगा? 2-4 करोड़, 5 करोड़। लेकिन इस इलाके को अगर नुकसान हुआ तो 50,000 करोड़ का। आज अगर मुजाहिद साहब चुनाव जीत के जाते तो निश्चित ही मंत्री बनते। एनडीए से एक उम्मीदवार थे मुसलमान, चुनाव अगर हम लोग जिता करके भेजते, क्या इस वजह से नहीं भेजे कि हम लोग सरकार बनाएंगे? क्या मास्टर मुजाहिद साहब लोगों के टॉर्चर की वजह से पार्टी छोड़े? बिल्कुल, लोगों ने इतना ट्रोल करना शुरू किया कि पार्टी छोड़ दिए। नतीजा क्या हुआ कि लोग ये कह करके तो वोट दिए कि हम लोग बोले राहुल गांधी को देख रहे हैं यहाँ पर, और क्या हुआ 99 पर अटक गए, 100 सीट भी पूरा नहीं कर पाया। और ये 99 पर कितना, 14 लगभग 12 साल से सरकार बनाने के नाम पर इलाके के लोग कांग्रेस को वोट देते हैं।
और वहां हुकूमत बीजेपी भाजपा एनडीए के घटक दलों की बनती है, और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा हमारे इलाके को भुगतना पड़ता है। आज सरकार का एमपी अगर होता, निश्चित इस इलाके में जो गति होता, विकास का जो रफ्तार होता, वो कहीं जितना हो रहा है उससे कहीं बहुत ज्यादा होता। तो इलाके को नुकसान हो रहा है, निश्चित ही नुकसान हो रहा है। आप जिस स्तर से बोल रहे हैं, यहाँ के लोगों का जो मेंटेलिटी है एनडीए को लेकर, जेडीयू को लेकर, तो इस इलाके के लोगों की मेंटेलिटी को कैसे बदला जाए आपके हिसाब से? बदलना पड़ेगा। आपको मुकद्दस साहब शायद पता नहीं है, जब आप इतिहास में जाइएगा तो आपको पुराने दिन का पता चलेगा। तो यहाँ 1985 में सबसे पहले मौलाना असराउल्लाह कासमी साहब चुनाव लड़े थे, और हाथ छाप के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। तब उनको चुनाव हरा दिया गया था यहाँ पर। फिर 89 में लड़े, निर्दलीय के तौर पर लड़े, शेर छाप से चुनाव लड़े, तब भी लोगों ने हरा दिया। फिर 98 में लड़े, साइकिल छाप के सिंबल पर चुनाव लड़े, तब भी मौलाना साहब को लोगों ने चुनाव हरा दिया। फिर 1999 में चुनाव लड़े, घड़ी छाप के सिंबल पर, फिर लोगों ने चुनाव हरा दिया। फिर 1999 में घड़ी छाप से चुनाव लड़े थे, फिर लोगों ने चुनाव हरा दिया। तब शाहनवाज हुसैन साहब यहाँ जीत गए थे चुनाव, और लोगों ने कहा कि मौलाना साहब की वजह से शाहनवाज हुसैन साहब चुनाव जीत गए। तब 2004 में मौलाना असराउल्लाह साहब चुनाव नहीं लड़े, और वो चुनाव लड़े 2009 में, फिर हाथ छाप से लोगों ने वोट दिया उसको और चुनाव जीते। ये चुनाव जबकि मौलाना असरार साहब को 1985 में जीतना था, जब पहली बार वो चुनाव लड़े थे हाथ छाप से, और वो हाथ छाप से चुनाव लड़े थे, उस समय नौजवान भी थे। 85 और 2009 25 साल का फासला होता है। तो जब वो चुनाव लड़े तब लोगों ने नहीं जिताया, ये कह करके यहाँ पर लोगों ने सैयद साबुद्दीन को जिताया कि बाबरी मस्जिद की आवाज को यही उठाते हैं, और बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखने से लेकर बाबरी मस्जिद को तोड़ने तक का काम अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस वालों ने किया है। ये बात कह करके फिर लोगों ने कांग्रेस पर एतमाद किया, लोग बीते बातों को भूल गए, और आज तक अब लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। लेकिन मुसलमानों का तबाही का अगर सबसे बड़ा कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, जो जिसके टाइम में भागलपुर में दंगा हुआ, मुरादाबाद दंगा हुआ, मेरठ दंगा हुआ, न जाने हजारों की संख्या में दंगा हुआ, उस सरकार को यहाँ के लोग वोट नहीं देते थे, तब कांग्रेस को वोट नहीं देते थे। तब सैयद साबुद्दीन रहे, उसके बाद लगातार तस्लीमुद्दीन साहब रहे राजद में, लेकिन फिर वो मुसलमानों के साथ कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर में आए, लोगों ने कांग्रेस को वोट देना शुरू किया। ये कांग्रेस का इतिहास है। और राजद वालों के बारे में बता देते हैं, जब भागलपुर का दंगा कांग्रेस के शासन में हुआ, उसके बाद जब राजद की सरकार बनी तो उसी दंगाई को सोनपुर के मेला में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी के रीजन में उसको सम्मानित किया गया। इस तरह से मुसलमानों के साथ जो कत्लेआम किया उसको उन्होंने सम्मानित किया। बाद में मदरसा का शिक्षकों से पूछे, कभी कभी इंटरव्यू नेता लोगों का तो हम लोग करते ही है, कभी कभी मदरसा के शिक्षकों के घर पर भी जाए और उनसे भी एक इंटरव्यू करें कि आप लोग को लालू जी के जमाने में और नीतीश जी के जमाने में क्या फर्क है, सरकार कौन सी बेहतर है, मुख्यमंत्री कौन बेहतर थे या कौन बेहतर है। तो कभी कभी पब्लिक के बीच से जो फीडबैक लेके आप चलाइएगा, एक नजरिए से देखना कि बीजेपी हमारा दुश्मन है, ये एक हमारा नजरिया हो सकता है कुछ चीजों में, तो ये केवल वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो जितना आप बीजेपी का डर और भय दिखा करके लोगों को एकजुट कर रहा है, जो काम बीजेपी कर रही है वही काम आज एआईएम के नेता लोग भी कर रहे हैं। तो यही चीज है। अच्छा, हमारे इलाके के लोग कांग्रेस को तो सेकुलर कहते हैं। आपने जो बताया कि जितने सारे जिम्मेदार हैं ये सब कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस के टाइम में हुआ है, इसको आप पता कर लीजिए, गूगल कीजिएगा तो सारा दंगा का लिस्ट आपके सामने आ जाएगा जी। तो ये मैं नहीं कहता हूँ, ये आपका आजकल तो बहुत आसान है, पहले बोलना थोड़ा दिक्कत है, गूगल कीजिएगा पता चल जाएगा कि इसके शासन में कौन सा दंगा हुआ नहीं हुआ। अच्छा, आपको वक्फ बिल को लेकर के क्या आपने कभी आवाज उठाया फिर? हाँ, वक्फ बिल के लिए मैंने कहा ना कि एक दो चीज पर आपत्ति है कि जब हम राम मंदिर के कमेटी में नहीं रह सकते हैं जी, तो वक्फ की कमेटी में हमारे गैर मुस्लिम भाई का रहना क्यों जरूरी है, इस चीज को हटना चाहिए। हो सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के जरिए आप तक कोई मैसेज आप पहुंचाए हैं कि यहाँ के लोगों को इस बात से आपत्ति है? हाँ, ये बात मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है, सभी को पता है इस बात का। इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया है, उस पर टिप्पणी की है कि आखिर क्यों। तो बात मुख्यमंत्री के संज्ञान में सब चीज, तो हमारे लोगों को सही चीज को जस्टिफाई करना होगा कि सही क्या है गलत क्या है। जब सरकार जो आदमी चलाता है, घर का एक गार्जियन होता है, 5 बेटा होता है, तो 5 बेटा में 5 बेटा खुश नहीं रहता है, थोड़ा बहुत कहीं नाराजगी होती है तो सरकार से कहीं रही होगी, लेकिन हमारे अकलियत भाई को, मुसलमान भाइयों को
दलित भाइयों को बहुत गौर करने की जरूरत है। आज जो पंचायती राज में आज महिलाएं शिक्षक जो बन रही है, ये जो आरक्षण मिला हुआ है, और आप देख लीजिए बिहार पुलिस में जो भर्तियां हैं, सबसे ज्यादा अगर महिला है तो आपके बिहार में है, बिहार पुलिस में है। अच्छा, एक सवाल और है सर कि अभी चुनाव का मामला है, बिजली बिल फ्री, तो वृद्धा पेंशन 400 के बदले 1100, खाली ये चुनाव के समय या फिर चुनाव के बाद फिर बिजली बिल इसके दुना आना शुरू होगा? फिर अच्छा, बिजली बिल कब फ्री हुआ? ये चुनाव के माहौल में अभी फिलहाल मुख्यमंत्री कब से है? 20 साल से है जी। तो आज से 5 साल पहले तो बिजली बिल फ्री नहीं किया था। तभी आज से 4 साल पहले भी तो चुनाव था, तब बिजली फ्री नहीं किया था। वक्त का पुकार होता है। जब जो कई स्टेट में फ्री था तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने महसूस किया इस चीज को कि बिजली बिल फ्री देना चाहिए। जब आज से 20 साल पहले आप जाते तो आप लोग जब छोटे छोटे होंगे तो देखे होंगे, याद नहीं होगा, हम लोग तो खूब देखे हैं, हर घर में लालटेन था। तो लालू प्रसाद जी ने डिमांड करके लालटेन लिया था कि मेरा सिंबल लालटेन होना चाहिए। और अब आपको लालटेन कहीं नहीं मिलेगा किसी घर में। एक आध घर में अगर मिल जाए पुराना रखा हुआ जो रिपेयरिंग अवस्था में है, तो उसी तरह से अब लालटेन घर में भी नहीं रहा, लालटेन लोगों के दिल में भी नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, ये बात बोल करके आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? नहीं, मतलब यही कहे कि लालटेन जब ये युग खत्म हो गया तो उस चीज को कौन लाना चाहेगा भाई? आप चाहेंगे कि ये बिजली इतना चमचमाती हुई बिजली है, इसको खत्म करके लालटेन के युग में आप जाना चाहेंगे? आपसे मैं पूछ रहा हूँ। आखिरकार ये नहीं होना चाहिए कि आप नया चीज मिल गया तो पुराने को भूल जाए। मैं तो चाहता हूँ कि लालू जी को खुद चाहिए कि वो सिंबल पहले बदल ले, वो बल्ब अपना सिंबल ले ले, फिर वो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मुझे एक शेर याद आया कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। नहीं, ये पुराना नहीं, जो अच्छी चीज है उस चीज को लाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नया और पुराना, लेकिन मैं नहीं सोचता हूँ कि आजकल ये पढ़े लिखे लोग, नई पीढ़ी के लोग फिर लालटेन युग में जाना चाहेंगे। तो जब सब चीज अच्छा हो रहा है तो अच्छा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप जानते ही होंगे कि आप मैट्रिक कब किए होंगे? 2020 में फर्स्ट डिवीजन किए होंगे जी। तो 10,000 तो मिला होगा जी। तो ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए था, ये और लोगों के लिए नहीं था। और ये नीतीश जी की हुकूमत में था ना जी। आपको मिला है ना जी। ये तो आप बोल ही सकते हैं जी। तो आप समझ लीजिए, हमारा नेता बोलता है जी। हमारा नेता बोलता नहीं है, काम पर विश्वास रखता है और लोगों को बोलना है। जैसे अभी एक लालू जी के लोग और महागठबंधन के लोग घर घर जाकर के क्या करते हैं, माई बहन मान योजना शायद जी, 2500 रुपए प्रत्येक महिला, 4 करोड़ महिला है बिहार में, मतलब है तो 5-5.5 करोड़, उसमें कुछ को छोड़ दीजिए तो आप 4 करोड़, कम से कम 4 करोड़ को आप मल्टीप्लाई अगर कीजिएगा 2500 के साथ, और उसका बजट तो पूरे बिहार का बजट नहीं है वो बजट, तो आप देंगे कहां से? कोई चीज बोलने से पहले आपको उसमें सोच करके बोलना चाहिए। और हमारा नेता अगर बोला है कि 400 के बदले 1100, तो सबके अकाउंट में खटाखट 1100 गया है, दे रहा है। और बिजली, और ये आप लोगों की जिम्मेदारी है मुकद्दस साहब, इस बात को आप लोग बताइए लोगों को, ये सिर्फ हम नहीं बताएंगे, लोगों को बताइए कि जो काम बिहार सरकार ने अच्छा किया है। आज माइनॉरिटी स्कूल है, उसमें आपके बच्चे पढ़ते हैं, आपके इलाके के बच्चे पढ़ते हैं, सिर्फ अल्पसंख्यक के बच्चे पढ़ते हैं, तो फायदा तो आपको ना मिल रहा है। दवाई, लिखाई, पढ़ाई, कलम, कॉपी सब फ्री है। तो ये बात कौन कहेगा? हम कहेंगे तो वो तो कहेगा कि जदयू का नेता बोल रहा है, अपना बड़ाई कर रहा है। मैं कहता हूं आप लोगों की भी जिम्मेदारी होता है, जो सही चीज है उसको जरूर बताइए। वक्त में जैसे 1-2 बिंदु गलत था, उसको भी आप लोग खूब अगला कीजिए, मैं मना नहीं करता हूं, जहां गलत लगे उसको आप बोलिए, जो सही है उसका भी तारीफ होनी चाहिए। तो नीतीश जी के शासन में जितना काम हुआ है, मैं जो इनकलाबी काम हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि भविष्य में या इससे पहले किसी ने कोई किया हो, आगे भी किसी से कोई उम्मीद है। और रही बात सरकार, केंद्र में सरकार जिनका होता है और स्टेट में भी उनका होता है, तो उनको काम करने का कहीं ना कहीं ज्यादा मजा आता है। अगर आप स्टेट में रहेंगे, आज हो सकता है कि हम लालू तेजस्वी जी और हम लोग मिला करके सरकार चलाते, हमको पैसे नहीं मिलता, काम नहीं होता विकास का कहीं से भी। तो ये काम नहीं, तो एक काम बता दीजिए, यहाँ का कोई एमएलए, चारों एमएलए कोई स्पेशल कोई काम किया हो अपने इलाके के लिए, एक काम हमको गिना दीजिए। और वो लोग काम क्या गिनाते हैं कि टेढ़ाघाट टू बहादुरगंज रोड, अरे ये तो बिहार सरकार का रोड है, विभाग अपने स्तर से कर रही है। आपका 5 करोड़ है, उस 5 करोड़ का आप हिसाब दे दीजिए, कहां लगाए नहीं लगाए। निशंदरा पुल, ये हमारा बिहार सरकार का पुल निगम का काम है। लोहाबाड़ी पुल, ये हमारा काम है। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये क्रेडिट किसी पर नहीं जाता है? किसी पर नहीं जाना चाहिए, सीधा बिहार सरकार का काम है, केंद्र सरकार का काम है, राशि दोनों जगह की है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं सरकार। लेकिन कुछ न कुछ क्या है कि एमपी एमएलए, ये सरकार का आंख कान होता है, आंख और कान होता है। इलाके में क्या नहीं हुआ, क्या हुआ, इसको आवाज उठाते हैं असेंबली में।
तो इस बात को अगर वो मजबूती से रखे हैं तो चाहे हमारे विधायक हो, एमपी हो, तो उसका भी हम स्वागत करते हैं इस काम को, जिस काम को अभी होना है। और एक पढ़ा लिखा विधायक या पढ़ा लिखा एमपी होता है तो उस बात को असेंबली में हो या पार्लियामेंट में हो अपने तरीके से रखते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव होता है, फिर काम भी होता है। चलिए सर, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, एक लास्ट सवाल है। आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जेडीयू और एनडीए एक साथ है, बहुत डिफिकल्ट है चुनाव लड़ना और यहाँ के लोगों का ख्याल अलग तरीके से, आप अपने चाहने वालों को क्या कहना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से? मैं अपने चाहने वालों को यही कहना चाहूंगा कि रोजगार, विकास, आप आंखें खोल कर देखिए 20 साल पहले आपके इलाके में क्या था और आज क्या है, स्कूल का हालत क्या था। आपने रोजगार और विकास कहा, टेरागा साइड में रोजगार और विकास को लेकर के एक घमासान प्रोटेस्ट हुआ, जहां का युवाओं का कहना था कि जहां विकास नहीं हुआ वोट नहीं, एक नारा भी रहा। तो फिर आप विकास और रोजगार की बात आप भी करें। मैं कह रहा हूं कि विकास, रोजगार, इस चीज को देख करके आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले आपको सरकारी अस्पताल के नाम पर कुछ नहीं था। आज आप जाइए सरकारी अस्पताल में, आपको सभी दवाइयां मिलेगी, डॉक्टर रहते हैं। 20 साल पहले कुछ नहीं था। स्कूल का हालत को आपको बता दिया सब बात, इसीलिए सड़कों की हालत को देख लीजिए। आप जो अभी आपका घर लोहागड़ा साइड में बनगवा, आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे कि इतनी चमचमाती सड़क। सिलीगुड़ी आप 1 घंटा 10 मिनट में भी जा सकते हैं। पहले सिलीगुड़ी जाने में आपको 3 घंटा लगता था, 2.5 से 3 घंटा। घर में आपके माता पिता जो लोग जाते थे वो इंतजार करता था बाहर निकल के कि बस पकड़ के क्या न जाने कितने बजे आएंगे। आप 1 घंटा 10 मिनट में अभी सिलीगुड़ी पहुंच जाएंगे। बिहार के किसी भी कोने से 5 घंटा में आप राजधानी पहुंच जाते हैं। ये नीतीश जी का एक विजन था, एक सोच थी, जो आज बिहार को इस आयाम तक लेके गया है। मेरा कहने से कुछ नहीं होगा। बिजली जब पहले कभी आती थी तो खबर बनती थी कि आज बिजली आई थी, और आज बिजली 10 मिनट के अगर चले जाए तो मुकद्दस साहब के हाथ में, और फौरन अपना, वो किसी नेता को फोन नहीं करते, वो सीधा एसडीओ को फोन लगाते हैं, जेई को फोन लगाते हैं कि हमारे फीडर में 1 घंटा से बिजली नहीं है, 10 मिनट से बिजली नहीं है। फिर उसको वहां से बताया जा रहा है कि हम इतने देर में बिजली देंगे, फलाना जगह काम चल रहा है या फलाना जगह कोई डिफॉल्ट है। तो लोग इतने जागरूक हो चुके हैं। लेकिन आज के दिन में भी अगर लोग गुमराह होकर के वोट करेंगे तो ये लोग कहीं ना कहीं विकास के लिए बाधा है। आप अपने चाहने वालों को एक मैसेज दे दीजिए। मैं अपने चाहने वालों को यही मैसेज देना चाहता हूँ, बहुत जल्द चुनाव का तारीख का ऐलान होगा। बहुत ही सोच समझ करके वोट करें और सिर्फ जज्बाती होकर के वोट न करें। जो आपके लिए काम किया हो रात दिन, जो आपके बीच रहता हो, ऐसे लोगों को चुने। इससे आपके लिए भी फायदा है, इलाके के लिए फायदा है, हम सबों के लिए फायदा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये थे एहतेसाम अंजुम साहब, जो किसी पहचान का मोहताज नहीं, जो अपने विभागीय बातों को अपने अंदाज में रखते हैं। बात बाकी एहतेसाम साहब के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, अपना राय जो कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।